Preamble. Here we find the ideals of Indian democracy in the Constitution. ओके, प्रियम्बल में बात करें, जो प्रस्तावना कहते हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। एंड नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। एंड इसी को बाद में मॉडिफाइड करके प्रियम्बल बनाया गया, मतलब प्रियम्बल बना दिया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, ठीक है। और प्रियम्बल जो बना था, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था बनके, उसके बाद प्रियम्बल को बनाया गया था। और हम जो अपना प्रियम्बल है, इसका कॉन्सेप्ट तो यूएसए से लेते हैं और लैंग्वेज हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। हमने अपने कॉन्सेप्ट प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो करा था, तो यूएसए से। एंड लैंग्वेज बोरो करे हम ऑस्ट्रेलिया से। लैंग्वेज कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, और कॉन्सेप्ट लिए हैं यूएसए से। स्टेटमेंट पास्ट प्रियम्बल के रिगार्डिंग जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो हैं आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एन ए पालखीवाला ने बोला था, प्रियम्बल को आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था एन ए पालखीवाला के द्वारा। एन ए पालखीवाला ने आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था प्रियम्बल को आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, एन ए पालखीवाला। आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एन ए पालखीवाला। एन ए पालखीवाला ने आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था प्रियम्बल को। और होरो इसको बोला गया था के एम मुंशी जी के द्वारा। के एम मुंशी जी के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो एक ही माइनर कमेटी थी, उसका क्या था, ये मेंबर थे, चेयरमैन थे, सॉरी चेयरमैन कौन थे, किसके चेयरमैन थे, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन के एम मुंशी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा व्यू, यानी इसका मतलब होता है हॉरोस्कोप का, ठीक है। हॉरोस्कोप कौन कहते हैं, के एम मुंशी और एन ए पालखीवाला ने प्रियम्बल को आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। और की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है अर्नस्ट बार्कर बोलते हैं। अर्नस्ट बार्कर क्या बोलते हैं, की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अर्नस्ट बार्कर प्रियम्बल को की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अर्नस्ट बार्कर जो है, अर्नस्ट बार्कर जो है, ये प्रियम्बल को की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अर्नस्ट बार्कर प्रियम्बल को की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट देखते हैं इसके। तो सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये है पीपल ऑफ इंडिया। इसके नेचर की बात करें तो ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक होता है, ठीक है। नेचर कैसा होता है इसका, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। और इसमें रिपब्लिक जो है ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक लिए है, जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। इसमें रिपब्लिक हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। और इनका ऑब्जेक्टिव जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव कैसा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमने रशिया से लिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट हमने फ्रेंच से लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट। जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमने लिया है रशिया से। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। डेट ऑफ अडॉप्शन कितना था, और इनेक्ट करने का डेट 26 नवंबर 1949, और इन्फोर्समेंट का डेट 26 जनवरी 1950, ठीक है। जस्टिस की बात करें तो इसमें 3 टाइप की जस्टिस की बात की गई है, जो कि जस्टिस का कॉन्सेप्ट ने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है। और इसमें 3 टाइप की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन इन कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन, ठीक है। और इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिकल स्टेटस। एंड पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है इक्वल राइट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ठीक है। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जस्टिस का कॉन्सेप्ट ने रशिया से लिया है। फिर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों का कॉन्सेप्ट ने कहाँ से दिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो लिबर्टी में बात किया गया है जिसका तो थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का, ठीक है। तो क्या बोला है कि कितने लिबर्टी हैं, 5 लिबर्टी हैं। दोज लिबर्टीज आर
थाउट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, थाउट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, थाउट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी दी गई है, जो कि लिया गया है कहाँ से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट कहते हैं अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ, ठीक है। इसमें लिबर्टी का क्या मतलब होता है कि एब्सेंस और रिस्ट्रेंट होना चाहिए, और अगर क्वालिटी में कहीं लिबर्टी की बात की जाए तो उसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ। इक्वालिटी दो टाइप की बात की गई है, टू टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की जो है इक्वालिटी का बात किया गया है, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन है इसके कुछ, जिनको कि प्रिविलेज मिलता है। 2000 MP MLAs प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, इन लोगों को कुछ ऐसे हैं जिसको स्पेशल प्रिविलेज मिल सकता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज होना चाहिए इन जनरल केस, ठीक है। तो इक्वालिटी 2 टाइप के, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के, लिबर्टी 5 टाइप के, कौन से, थाउट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप का, लिबर्टी 5 टाइप्स हो गया, एंड जस्टिस 3 टाइप्स के, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, दैट्स इट। एंड सोवरेन होने का मतलब, फ्रेटर्निटी पहले एक्सप्लेन करते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है, फ्रेटर्निटी मतलब कॉमन ब्रदरहुड होनी चाहिए, ठीक है, फ्रेटर्निटी, ठीक है। एंड सोवरेन होने का मतलब है नो अथॉरिटी ऑफ इंडिया होना चाहिए, नो कंट्री कैन रूल अस और ओवर अस, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं सोवरेन। सोवरेन होने का मतलब होता है कि इंडिया के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। कोई और कंट्री ना तो हमें रूल कर सकता है, ना ही हम मतलब हमें कोई रूल या कोई भी नियम कानून नहीं बना के दे सकता हमें। सोवरेन होने का यही मतलब होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में, विच जजमेंट स्टेटेड दैट सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म जो है बेसिक फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कौन सा जजमेंट में कहा गया था, तो SR बोम्मई केस, SR बोम्मई केस जो था उसमें कहा गया था कि सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म जो है ये बेसिक फीचर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसमें कहा गया है, SR बोम्मई केस में। रिमार्क्स देख लेते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को ये हुए थे कि हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन चुका था, नेशनल सॉन्ग हमने अडॉप्ट किया था, नेशनल एंथम हमने अडॉप्ट किया था, लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। ये सब चीज़ें कब हुई थी, 24 जन 1950 को। अब देखिए हम सोशलिस्ट की बात करते हैं। सोशलिस्ट होने का क्या मतलब है, सोशलिस्ट होने का मतलब है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमी में कि कितने टाइप की इकोनॉमी होते हैं, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी होते हैं। कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, प्राइवेटाइजेशन का बोलबाला होता है, ठीक है। मिक्स्ड में क्या होता है कि अभी मिक्स्ड बातें देखते हैं। सोशलिस्ट जो होता है इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। लाइक कम्युनिस्ट सोशलिज्म चाइना और रशिया में मिलता है, ठीक है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म देखने के लिए मिलता है चाइना और रशिया में। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ओन्ड कंट्रोल्ड होता है, तो सोशलिस्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन मिक्स्ड में क्या होता है, ये दोनों मिल के चलते हैं, इसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। मिक्स्ड जब मिलकर चलते हैं क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देखिए चाइना और रशिया में क्या है कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमें देखने को क्या मिलता है इंडिया में, ठीक है। तो सोशलिस्ट का मतलब समझिए कि समाज का भला होना चाहिए, पर उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होएगा। पर इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और कैपिटलिस्ट का मतलब होता है ये प्राइवेटाइजेशन का पूरा होता है, जबकि अमेरिका में पूरा बोलबाला किसका होता है, प्राइवेटाइजेशन का। तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलाते हैं। और सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे कि अभी इसका बढ़िया एग्जांपल है लाइक नॉर्थ कोरिया वगैरह, ठीक है। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है इंडिया में देखने के लिए मिलता है, और कम्युनिस्ट सोशलिज्म कहाँ देखने को मिलता है, चाइना और रशिया में। सेक्युलर होने का क्या मतलब होता है, नो सिंगल रिलीजन होना चाहिए, और ऑल रिलीजन को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। कि सेक्युलरिज्म होने का मतलब है कि कंट्री का कोई सिंगल रिलीजन नहीं होगा, लेकिन ऑल कंट्री को इक्वल स्टेटस मिले, ऑल रिलीजन को इक्वल स्टेटस मिलेगा। लेकिन इसके सेक्युलरिज्म के दो मायने निकलते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव में होता है कि नो इंटरफ्रेंस फ्रॉम स्टेट, ठीक है, कि स्टेट कोई भी इंटरफ्रेंस नहीं करेगा, तो ये सेक्युलर है, तो वो नेगेटिव सेक्युलरिज्म को दिखाता है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट इंटरफ्रेंस करेगा पर इन अ पॉजिटिव वे, लाइक एग्जाम्पल इसका इंडिया देते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। पहले डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है ये बाय अब्राहम लिंकन जी दिया गया था कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। और डेमोक्रेसी
होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग, लाइक स्विट्जरलैंड में, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है तो वहाँ से डायरेक्टली पीपल ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं लॉ मेकिंग में, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि इनके जो प्रतिनिधि होंगे वो जाएंगे, लाइक डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द लॉ मेकिंग, बट आपके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाके उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो लाइक एग्जाम्पल इंडिया, इनडायरेक्ट इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो कोई भी बिल पास होने के लिए क्या होता है, बिल आता है, फिर वो लोकसभा या राज्यसभा में जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन वो पास होता है, ठीक है। तो रिपब्लिक का क्या मतलब है ये देखते हैं। रिपब्लिक उसे बोलते हैं जहाँ पे हेड ऑफ कंट्री इलेक्टेड हो, ठीक है। लाइक इंडिया और यूएसए सब में क्या होता है कि हेड ऑफ कंट्री जो है क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। हेड ऑफ कंट्री क्या होना चाहिए, इलेक्ट होना चाहिए। लेकिन यूके में ऐसा नहीं होता क्योंकि हेड ऑफ कंट्री यहाँ पे प्रिंसेस और क्वीन को माना जाता है और ये कि हेरिडिटरी पोजीशन होता है। तो ये यूके जो है रिपब्लिक नहीं है, लेकिन यूएसए और इंडिया जैसे में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उसे इलेक्ट किया जाता है, तो ये हमारा क्या है, रिपब्लिक है, ठीक है। और रिपब्लिक और सोवरेन में फ़र्क मत कन्फ्यूज मत होइएगा। सोवरेन का मतलब होता है कि आप इंडिया के ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिया के ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है, कोई और देश हम पे रूल नहीं बना सकता, हम पे शासन नहीं कर सकता, ठीक है। और लेकिन रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ कंट्री क्या हो, इलेक्ट हो। लाइक यूएसए और इंडिया रिपब्लिक हैं, और यूके क्या है कि ये रिपब्लिक नहीं है क्योंकि हेड ऑफ कंट्री या प्रिंसेस और क्वीन होती है, वो हेरिडिटरी पोजीशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड और इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके जवाब हमें नेक्स्ट आगे मिलेंगे, तो देखते हैं। तो हिस्ट्री अब देखते हैं हम इसके लिए कि बेरुबारी यूनियन केस जो है 1960 में होता है। इसके हिसाब से कहा जाता है कि हम प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते हैं और ये प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो ये किस में बताया जाता है, बेरुबारी यूनियन केस 1960 में, ठीक है। बट 1973 में केशवानंद भारती केस आता है। केशवानंद भारती केस 1973 में आता है और इसमें कहा जाता है कि हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। ये पहली बार किसमें कहा गया था, केशवानंद भारती केस 1973 का। और ये अब तक का सबसे बड़ा बेंच केशवानंद भारती केस में ही बैठा था। 13 जजेस का बेंच था जो हाईएस्ट स्टिल नो है, और 7 जजेस इसमें यस बोले थे और 6 नो बोले थे। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन रिवर्स देयर डिसीजन और कहते हैं रिक्वायर मोर बेंच ऑफ जज। जैसे कि 1960 में बेरुबारी यूनियन केस में कहा गया था कि ये जो है ना प्रियम्बल अमेंड नहीं कर सकते और ये प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन इस बात को वो रिवर्स कर सकते हैं, बस बड़ा बेंच चाहिए होता है, मोर नंबर ऑफ जजेस का बेंच रिक्वायर होता है उसके लिए। तो केशवानंद भारती के 1973 में उन्होंने अपने जजमेंट को रिवर्स कर दिया। उसके बाद तो बोला हाँ ठीक है हम चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद हम क्या देखते हैं कि प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली ऑन्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में किया जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया जाता है, 1976 में। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में बहुत अच्छे मतलब बहुत सारे चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए, जिसके वजह से हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। किसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को, ठीक है। और इसमें जो है ना कुछ वर्ड को प्रियम्बल में ऐड किया गया, लाइक इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। जैसे नेचर में हमने क्या पढ़ा था, इंडिया कैसा है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, है ना, हमने यही पढ़ा था। तो इसमें जो हमने देखा था नेचर में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लेकिन पहले जो है ये कैसा था, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक था, सोशलिस्ट और सेक्युलर नहीं था। ये 42nd अमेंडमेंट जब 1976 में करते हैं उसके बाद सोशलिस्ट और सेक्युलर को हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या देख लिया कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था, लाइक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हमने इसमें ऐड कर दिया क्या, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। और इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर हमने ये 3 वर्ड को किस में ऐड कर दिया, अपने प्रियम्बल में ऐड कर दिया। तो सोवरेन एडेड बिफोर, सोवरेन पहले से ही था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ठीक है। सोशलिस्ट और सेक्युलर हमने ऐड करा और इंटेग्रिटी को ऐड करा, ठीक है। उसको कहता है प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट नॉर अ प्रोहिबिशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये बस क्लैरिफाई करने में काम आता है, जब कोई कहीं पे जजमेंट फंस जाती है तो वहाँ पे इसका सहारा लिया जाता है। बट प्रियम्बल नीदर अ सोर्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट है, ना तो ये गवर्नमेंट को पावर देती है, नॉर अ प्रोहिबिशन, ना तो उस पर बंदिश लगाती है, ठीक है। तो हम क्या देख लिए कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, यस,
और प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बोलता है यस। प्रियम्बल जो है ये नॉन जस्टिसेबल होता है, न्याय नहीं मिलेगी। अगर प्रियम्बल का कभी फॉलो नहीं होता है तो इस पर न्याय नहीं मिल सकती, मतलब इसे आप लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिसेबल होता है प्रियम्बल, ठीक है। और अमेंडमेंट ओनली ऑन्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो सेम बात लिखा हुआ है कि इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमने क्या जानते हैं, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक तो पहले से ही था, लेकिन सोशलिस्ट और सेक्युलर नहीं था। तो डेमोक्रेटिक ऑब्वियसली था, सोवरेन था, रिपब्लिक था, लेकिन सोशलिस्ट नहीं था, ठीक है। सेक्युलर और सोशलिस्ट पहले से एडेड नहीं था, ठीक है। अगर द प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल, मीनिंग ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ठीक है। प्रियम्बल इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन कहते हैं, अर्नस्ट बार्कर कहते हैं, हमें पहले पढ़ चुके हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द लिबर्टी इन पॉलिटी इज अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ओनसेल्फ फुली, ये तो हो चुका है। अर्लियर हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन अभी इसमें 470 आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। तो अभी हम शेड्यूल्स भी पढ़ेंगे आगे। तो 395 आर्टिकल पहले हुआ करता था और 22 पार्ट्स हुए करते थे और 8 शेड्यूल, अभी कितने हो गए हैं, 12 शेड्यूल हो चुका है। 23 की जगह 25 पार्ट्स हो गए हैं एंड 395 आर्टिकल की जगह 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। कहीं कहीं 448 भी, 448 भी दिखा रहता है, और उसमें जब सब क्लॉज वगैरह ऐड करते हैं तो 470 भी हो जाता है, ठीक है। तो कहीं पे 448 भी मिल सकता है और 470 भी मिल सकता है आर्टिकल्स के नंबर। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे याद करने का एक तरीका होता है TEARS, यानी टीयर्स, OF ऑफ, OLD ओल्ड, PM, ठीक है। ये ट्रिक से हम इसे याद करेंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारा, ये T फॉर टेरिटरीज के बारे में बात करेगा। द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद टेरिटोरियल डिनोमिनेशन, डिमार्केशन, सॉरी। तो टेरिटोरियल डिमार्केशन के साथ इसमें क्या दिया गया है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज विद टेरिटोरियल डिमार्केशन दिया गया है, किसमें, शेड्यूल 1 में। तो टी हो गया। अब ई क्या करेगा, इमोल्यूमेंट और अलाउंसेस की बात करेगा। इसमें प्रोविजन फॉर प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड chairman and deputy chairman and council of states and the speaker and the deputy speaker of the legislative assembly, मतलब इन सब लोगों के इसके सैलरीज एंड अमोलमेंट, मतलब एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कहाँ से आएंगे, वो सारी बात किसमें लिखी है, सेकेंड शेड्यूल में। थर्ड में आता है ATEA, ए इज अफर्मेशन एंड ओथ्स के बारे में, मतलब जो ओथ्स होते हैं ना, अफर्मेशन एंड ओथ, ये थर्ड शेड्यूल में आते हैं। द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन किसमें लिखा है, थर्ड शेड्यूल में। TEA हो गया, ए इज अफर्मेशन, मतलब ओथ एंड अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत आता है। और फोर में बात करें तो आर फॉर राज्यसभा में, जो राज्यसभा जो होता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि प्रोविजन एज टू द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड राज्यसभा में सीट के अलोकेशन कैसे होंगे, वो कहाँ लिखे हुए हैं, फोर्थ शेड्यूल में लिखे हुए हैं। देन एस इज शेड्यूल्ड एरिया, मतलब 5 नंबर में जो है 5 इज फोर, फिफ्थ इज फोर, एस का एस देखो 1 2 3 4 पे आता है एस, सॉरी फिफ्थ पे आता है एस। फिफ्थ शेड्यूल जो है ये किसके बारे में बात करता है, प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के को जो है किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसके बारे में बात किया जाता है फिफ्थ शेड्यूल में, ठीक है। और फिर ओ ऑफ के ओ आ गया, ओ सिक्स्थ पे आ रहा है। सिक्स्थ में क्या है हमारा, प्रोविजन एज टू एडमिनिस्टर द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, मतलब अदर देन फिफ्थ शेड्यूल जो है इसमें आ जाता है, ठीक है। फिफ्थ में शेड्यूल्ड, सिक्स में क्या होता है, अदर शेड्यूल एरियाज, मतलब ये जो शेड्यूल एरियाज थे, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताया गया है फिफ्थ में। सिक्स्थ में कहता है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब उसके अलावा इसमें क्या आता है, ATM आता है। ATM विदाउट मनी कह लो, ठीक है। ये ATM मतलब आपका असम आएगा, त्रिपुरा आएगा और मेघालय आएगा, और ये जो नेक्स्ट M है इससे आपको मणिपुर नहीं बोलना है, इसलिए विदाउट मनी लिखा हुआ है, यानी कि मिजोरम आएगा, ठीक है। ATM विदाउट मनी, समझे।
असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, मणिपुर नहीं बोलना है क्योंकि सेवन सिस्टर में मणिपुर भी आ सकता है ना। लाइक एक एम से आप मेघालय बोल दिए, दूसरे से आप मणिपुर भी बोल सकते हो, तो मणिपुर नहीं बोलना है, तो क्या बोलना है, मिजोरम बोलना है। तो ATM विदाउट मनी है ये। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, तो अब कोई कन्फ्यूजन होने की तो है नहीं बात। तो अदर जो 6th में है ना, अदर शेड्यूल्ड एरियाज, उसमें कौन कौन से आएंगे, असम आएंगे, त्रिपुरा आएंगे, मिजोरम आएंगे एंड मेघालय आएंगे। ठीक है, यही 4 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आते हैं इसमें 6th शेड्यूल में। ठीक है, और 7th में बात करें तो इसमें हमारे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो एफ में फेडरल प्रोविजन लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फेडरल प्रोविजंस में क्या जानते हैं कि उसमें जो पावर्स होते हैं वो ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्टेट्स में, स्टेट्स की तरफ भी पावर रहते हैं उसमें, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फेडरलिज्म में। तो हम क्या जानते हैं, फेडरल प्रोविजंस का मतलब क्या हुआ कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट सब होने चाहिए। तो ये किस में मिलते हैं, 7th में मिलते हैं हमें। देन फिर ओ आता है हमारा टीयर्स, OF ऑफ, फिर ओल्ड। नेक्स्ट जो ओ है 8 नंबर वाला, इसमें आता है द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। यहाँ पे ओ का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, जो 8th शेड्यूल है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, देन एल जो है ये 9th के लिए आता है। तो एल का मतलब होता है लैंड रिफॉर्म्स लाइक प्रोविजन एज टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई है 9th में। ठीक है, फिर डी का मतलब होता है वो दल बदल वाला जो होता है, डिफेक्शन के वाला सिस्टम। तो डिस्क्वालिफिकेशंस दिया जाता है कि प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन समझ जाएंगे, डी से 10 पे आएगा उसी वक्त, 10th में है। ठीक है, 11th में बात की जाती है पी का मतलब होता है पंचायत, मतलब 11th में पंचायत, द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत जो है। और एम यानी कि 12th म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात की तो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ठीक है, आगे समझ में कि टीयर्स ऑफ ओल्ड PM करके आप सारे शेड्यूल्स को रिलेट करके याद कर लेंगे बहुत ईजिली। हाँ, तो हमने जो किया उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो हमने क्या देखा कि टीयर, TEARS, टीयर्स, OF ऑफ, OLD, PM। ठीक है, T4 क्या हम जानते हैं, स्टेट एंड यूटीज दिखाएंगे, 28 स्टेट एंड 8 यूटीज। E4 इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस की बात की जाती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, स्पीकर, गवर्नर, CAG, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन की बात की जाता है इसमें। और 3 में ए यानी कि अफर्मेशन एंड ओथ। अफर्मेशन एंड ओथ की बात 3rd शेड्यूल में किया जाता है। इसमें अफर्मेशन ओथ की बात करते हैं हम कि जजेज, मिनिस्टर, MPs, MLAs और CAG के। ठीक है, R4 राज्यसभा में सीट का अलोकेशन कैसे होगा, 4 में आता है ये 4th शेड्यूल में। और 5th में हम जानते हैं ऐसा आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि इसमें नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा आते हैं। फिर अदर शेड्यूल्ड एरियाज़ की बात की जाती है 6th में। इसमें हम जानते हैं कि ट्राइबल एरियाज़ के बारे में आता है। इसमें कौन कौन सा आता है, ATM विदाउट मनी, मतलब ATM असम, त्रिपुरा, मिजोरम बट विदाउट मणिपुर, तो मेघालय आएगा। ठीक है, तो 7th में हम देखते हैं F फेडरल प्रोविजन यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पहले 100 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब 97 हो चुके हैं। स्टेट लिस्ट में पहले 61 हुआ करते थे, अब 66 हो चुके हैं। और कंकरेंट लिस्ट में पहले 52 थे, अब 47 हो चुके हैं। सॉरी मिस्टेक हो गया। यूनियन लिस्ट में पहले 97 थे, अब 100 हो गए हैं। स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, 61 हो चुके हैं, अब पहले 47 थे, कंकरेंट में 52 हो चुके हैं। भाई मैं सोचूंगी ये गड़बड़ कैसे हो गया। तो यूनियन लिस्ट में पहले 97 थे, इसमें 3 सब्जेक्ट और ऐड हो चुके हैं, तो 100 हो गए हैं। स्टेट लिस्ट पहले 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे, 5 माइनस होकर 61 हो चुके हैं। और कंकरेंट में पहले 47 सब्जेक्ट्स थे और 5 ऐड होके 52 हो चुके हैं सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, तो ये फेडरल प्रोविजन कहाँ पे है, 7th में। ठीक है, और ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, ये 8th शेड्यूल में देखने के लिए मिलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है, ओरिजिनली 14 हुआ करते थे, अभी 22 हैं। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन ऐड हुए हैं वो हम अभी देखेंगे। और 9th में जो है एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स वाली बात होती है, और वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। याद रखिएगा कि जिसमें लैंड रिफॉर्म्स है उसी में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। जैसे कि मान लीजिए ये कुछ एक्ट्स आए थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 के तहत जो है ना, हमने 9th शेड्यूल को ऐड करा था। इसमें जमींदारी सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू और न्यू लॉ, ये सब जैसे कुछ वैलिडेशंस इन लॉ को मिला ना, तो ये इसी के थ्रू मिला था। ठीक है,
तो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह से जुड़े हुए चीज़ें होती हैं, लाइक वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट एंड रेगुलेशन, ये LN9 में आते हैं, ठीक है। और 10 में डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन, और ये दल बदल की बात होती है इसमें। तो 1985 में बात हम करते हैं, 52nd अमेंडमेंट होता है, उसी के थ्रू हम 10th शेड्यूल को ऐड करते हैं। तो देखिए 9th शेड्यूल कब हमने ऐड करा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के जरिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के जरिए हमने क्या ऐड करा, लैंड क्या कहते हैं, फर्स्ट सॉरी 19th शेड्यूल, ठीक है। और 10th शेड्यूल की बात करें, 9th शेड्यूल हमने कब ऐड करा, 9th शेड्यूल हमने ऐड करा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के जरिए, और 10th शेड्यूल हमने ऐड करा जो कि डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन बात करता है, ये 1985 में 52nd अमेंडमेंट के जरिए। कौन से, 1985 में 52nd अमेंडमेंट के जरिए हमने ऐड करा, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट के जरिए हमने ऐड करा 1985 में 52nd अमेंडमेंट के जरिए हमने 10th शेड्यूल ऐड करा। वहीं अगर हम बात करें पी जो पंचायत को दिखाता है, वो 1993 में 73rd अमेंडमेंट होता है, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स देके हम पंचायत वाले 11th शेड्यूल को ऐड कर लिए। 11th शेड्यूल को हमने कब ऐड करा, 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए। 1993 में हमने 73rd अमेंडमेंट के जरिए 29 सब्जेक्ट देके 11th शेड्यूल को ऐड कर लिया। वहीं 12th शेड्यूल को हमने म्यूनिसिपैलिटी जो होता है, एम दिखाता है, PMM जो होता है म्यूनिसिपैलिटीज को दिखाता है, 12th शेड्यूल है ये, इसे भी हमने 1993 में ही 74th अमेंडमेंट के तहत 18 सब्जेक्ट देके ऐड किया। और जिस समय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हो रहे थे 1993 में, उस समय जो किसका गवर्नमेंट था, PV नरसिम्हा राव जी का गवर्नमेंट था, ठीक है। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1993 में होता है, गवर्नमेंट इस समय PV नरसिम्हा राव जी का था। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें, जो 8th शेड्यूल में दिया गया है, वो पहले ओरिजिनली 14 थे, अब कितने हो चुके हैं, 22 हो चुके हैं। और इसे हम जानते हैं कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सिंधी ऐड करे, 71st वाले में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड किया। फिर 92nd जो 2003 में हुआ था, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड किए। बोडो कहाँ बोला जाता है, असम में बोला जाता है। बोडो लैंग्वेज कहाँ का है, असम का लैंग्वेज है। बोडो कहाँ का लैंग्वेज है, असम का। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो 2003 में हुआ था, इसमें हमने क्या ऐड करे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और 96 जो किया उसमें बस ओडिया को ओडिया किया, ठीक है, ठीक है। तो क्या हम देखें कि पहले अभी जो 8th शेड्यूल में पहले ओरिजिनली कितने लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज थे 14, अब हो चुके हैं 22। और पहला वाला जो है 21st CA हमने करा, और उसमें सिंधी ऐड किए, ठीक है। फिर हमने 71st किया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा। फिर हमने 92nd किया 2003 में, ठीक है, 2003 में 92nd किया, जिसमें हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड करा। फिर 96th हमने किया, उसमें ओरिया से हम ओडिया की लैंग्वेज को क्या किया, ओरिया टू ओडिया, बस ओरिया को ओडिया बना दिए, वो इसीलिए हमने 96th CA कर दिया, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज पहले 14 थे, अब हैं 22। 21st के जरिए हमने सिंधी ऐड करे, 71st के जरिए हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड किया। 71st के जरिए हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड किया। 21st के जरिए सिंधी, 71st के जरिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92nd के जरिए अरे इसमें याद करने का एक ट्रिक मिल जाएगा, जैसे बस एक 21 वाला याद हो जाए। 21st में हमने क्या करा, सिंधी, और 21 का बस विजिबली इसे देखिए कि 2 को 7 बना दिया। तो 71st में हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड करा, फिर इसमें यही 21 को लाके ऐड कर दीजिए, तो 92 बन जाएगा। और 92nd में हमने 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली हमने ऐड करा। तो बोडो कहाँ बोला जाता है, असम में। और फिर 92 के बाद 96 हमने करा, ये तो बहुत इजी है कि इसमें हमने ओडिया से बट ओडिया कर दिया, ठीक है। 92nd का हुआ था, 2003 में हुआ था, ठीक है। तो 21st के जरिए हमने सिंधी ऐड करा, 71st के जरिए हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड किया। उसके बाद 92nd जो है, इसमें हमने
2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड किया, और 96 में हमने ओडिया ऐड किया, ठीक है। अब क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस होते थे अब तक, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और ओडिया, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और ओडिया हुआ करते थे, पर अब इसमें और ऐड हो चुके हैं पाली, प्राकृत और पर्शियन। ये 3 लैंग्वेजेस और क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड हो गया है। कौन से? अब टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस कितने हो चुके हैं? 9। अब टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितने हो गए हैं? 9। 6 से अब कितने हो चुके हैं? नाउ टोटल 9 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 9 हो चुके हैं। अब टोटल कितने हो गए हैं? 9। तो हमने क्या देखा कि क्लासिकल लैंग्वेज पहले 6 हुआ करते थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और ओडिया। अब क्या हुए हैं इसमें? पाली, प्राकृत और पर्शियन भी ऐड हो गया है। पाली, प्राकृत और पर्शियन भी इसमें ऐड हो गया है। तो टोटल कितने हो गए हैं? 9 अब क्लासिकल लैंग्वेजेस हो चुके हैं। सब्जेक्ट ऑफ लाइवली स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री किस में आता है? स्टेट लिस्ट में। तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट ऑफ लाइवली स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री कहाँ आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। सब्जेक्ट ऑफ लाइवली स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री कहाँ आता है? तो स्टेट लिस्ट में। रेसिडुअरी लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो तीनों में से किसी भी, जो सब्जेक्ट तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं आता उसे हम रेसिडुअरी लिस्ट में रखते हैं। और इस पर पार्लियामेंट हैज़ लॉ मेकिंग पावर, ठीक है। यूनियन जो है ना, यूनियन जो पार्लियामेंट है उसी के पास इसका पावर है लॉ मेकिंग करने का रेसिडुअरी लिस्ट पे, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट को रखे गए हैं। तो हम देखते हैं, पहले स्टेट लिस्ट से शुरुआत करते हैं। स्टेट लिस्ट में आता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर हो बनाने का लॉ। इसमें आता है पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और हेल्थ। पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और हेल्थ, ये किसके सब्जेक्ट हैं? स्टेट लिस्ट के। पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और हेल्थ। एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, इसमें चला गया। स्टेट लिस्ट में पुलिस भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है, और ट्रेड ये भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, और हेल्थ भी। ट्रेड इसमें इंपॉर्टेंट है, ट्रेड और हेल्थ याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ट्रेड और हेल्थ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो यूनियन लिस्ट होता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है लॉ बनाने का। इसके अंतर्गत डिफेंस ऑब्वियसली इसी के पास आएगा, बैंकिंग भी, करेंसी भी, फॉरेन अफेयर्स भी और कम्युनिकेशन, ये सब किसके पास होते हैं? यूनियन लिस्ट में। बस ध्यान में कन्फ्यूजन यहाँ आएगा ट्रेड और हेल्थ के मामले में कि ट्रेड किस लिस्ट का सब्जेक्ट है? तो स्टेट लिस्ट का। ट्रेड स्टेट लिस्ट में आता है और हेल्थ भी स्टेट लिस्ट में आता है। ट्रेड और हेल्थ दोनों ही स्टेट लिस्ट में आते हैं। ट्रेड और हेल्थ कहाँ आते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन लिस्ट में डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ध्यान रखिएगा यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब बात रहा कंकरेंट लिस्ट का। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के ज्वाइंटली काम करते हैं कंकरेंट लिस्ट पे, ठीक है। लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट और वेट मेजर्स जो थे ये पहले स्टेट लिस्ट में थे, अब वहाँ से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। किसे? एजुकेशन, फॉरेस्ट और वेट मेजर्स को। एजुकेशन, फॉरेस्ट और वेट मेजर्स को पहले स्टेट लिस्ट में रखा गया था, अब इसे कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड वेट मेजर्स को। और ट्रेड देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, पता है ये कन्फ्यूजिंग लगता है इसमें कुछ थोड़ा, कोई बात नहीं। मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेस, सक्सेशन। सक्सेशन जो होता है उत्तराधिकार के मामले की बात करते हैं। सक्सेशन हो गया, अडॉप्शन हो गया और मैरिज हो गया, फॉरेस्ट, एजुकेशन और वेट मेजर्स हो गया, ये सब किस में आते हैं? कंकरेंट लिस्ट में। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट मेजर्स, मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन। मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन और एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड वेट मेजर्स, ये सब किसके हैं? कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन लीगल सॉवरेनिटी। इट इज़ वेस्टेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास कौन सा सॉवरेनिटी है? तो लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में क्या है कि लीगल सॉवरेनिटी जो है ये किस में वेस्टेड है? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेस्टेड है। अब सोर्सेज देखते हैं इससे कहाँ कहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या लिए हैं, ये तो बहुत कम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें, यहाँ से ये जो है मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस की बात कर ली, ये हमने 1935 के एक्ट से ही लिया है। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट जिसे होता है
यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी की बात जो होती है, ये हमने कहाँ से लिया है? 1935 से लिया है। क्या? इस्टेब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी जो होती है, ये हमने कहाँ से लिया है? 1935 से। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी का है या सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हमने कहाँ से लिया? 1935 से। इमरजेंसी प्रोविजन हमने 1935 से लिया है। लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने यूएसए से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया है? यूएसए से। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी कह लीजिए, हमने 1935 के एक्ट से लिया है। लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो ये यूएसए से लिया है। और पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये भी हमने 1935 से ही लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी हमने 1935 के एक्ट से लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने कहाँ से लिया है? 1935 के एक्ट से। ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने 1935 के एक्ट से लिया है। फेडरल स्कीम जितने हैं ये सारे हमने 1935 के एक्ट से लिया है। फेडरल स्कीम यानी कि वो यूनियन कंकरेंट लिस्ट वाला जो प्रोविजन है वो हमने कहाँ से लिया है? फेडरल स्कीम, ये भी 1935 के एक्ट से लिया है। तो इमरजेंसी प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट यानी स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, और पीसीएस, ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड फेडरल स्कीम, ये सब हमने कहाँ से लिया है? 1935 के एक्ट से लिया है। इमरजेंसी प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट, पीसीएस, ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड फेडरल स्कीम, ये सब हमने कहाँ से लिया है? 1935 के एक्ट से। डन। अब हम देखते हैं पॉलिटी में। आपको पहले कुछ बता दे रहा हूँ कि लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग करना, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। एग्जीक्यूटिव जिसका काम होता है एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, इसमें आता है ट्रैफिक पुलिस और गवर्नमेंट। और जुडिशरी की बात करते हैं, ये चेक करता है द करेक्टनेस ऑफ द लॉ। इसमें भी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आता है। इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आता है, इसमें लोकसभा राज्यसभा, और इसमें जो इसकी लोकसभा राज्यसभा कौन? गवर्नमेंट के लोग ही बैठते हैं। और गवर्नमेंट और ट्रैफिक पुलिस जो है किसमें आता है? एग्जीक्यूटिव में। ठीक है। विधायिका का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग करना। ठीक है। इसे लेजिस्लेचर कहते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। वहीं एग्जीक्यूटिव जिसे कार्यपालिका कहते हैं, इसका काम होता है एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। इसमें ट्रैफिक पुलिस एंड गवर्नमेंट आती है। एंड जुडिशरी जो होती है ये क्या करता है? चेक करता है करेक्टनेस ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आता है इसमें। ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या लिया है। हमने यूके से लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सोवरेन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, सिंगल सिटीजनशिप, और यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है। रूल ऑफ लॉ, कानून सबसे ऊपर होगा, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जब पूछा जाए तो ये हमने यूएसए से लिया है। ठीक है। ये पढ़ेंगे हम इधर। रूल ऑफ लॉ किसका है? यूनाइटेड किंगडम से। रिट्स हमने पावर ऑफ कोर्ट्स जो होता है, रिट्स, ये भी हमने यूनाइटेड किंगडम से ही लिया है। यूके से क्या लिया है? पावर ऑफ कोर्ट्स। ठीक है। द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन विद इन इंडिया, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन है इन इंडिया, ये भी हमने यूके से ही लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करें, ये भी हमने यूके से लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने कहाँ से लिए हैं? यूके से लिए हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने कहाँ से लिए हैं? यूके से। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने यूके से ही लिया है। और बाई कैमरलिज्म भी हमने यूके से ही लिया है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाई कैमरलिज्म, रीट्स यानी कि पावर ऑफ कोर्ट्स, जो रीट्स होता है ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूके से। रीट्स यानी कि पावर ऑफ कोर्ट्स हमने कहाँ से लिया है? यूके से। रूल ऑफ लॉज, कानून सबसे ऊपर होगा। और सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, सॉवरेन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दीज आर टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। नेक्स्ट अब यूएसए से बात करते हैं। तो फंडामेंटल राइट हो गया, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हो गया। बताइए प्रियम्बल का लैंग्वेज कहाँ से लिए थे? ये हमने लिए थे ऑस्ट्रेलिया से। और प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था? यूएसए से। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर, हम एक्चुअली सेपरेशन ऑफ पावर पे ज़्यादा नहीं फंक्शन पे बात करते हैं। फंक्शन कौन कहाँ से कहाँ तक करेगा? हम तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है कहाँ से लिया? हम यूएसए से लिया, जो कि इंडिया में इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये भी हमने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ था, यहाँ रूल ऑफ लॉ था, यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिए हैं? यूनाइटेड किंगडम से। लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये हमने लिए हैं यूएसए से। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ये हमने देख लिया पहले ही कि इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने कहाँ से लिया? यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू की बात की जाए तो जो इसे की जुडिशियल रिव्यू जो हम देखे थे अभी कि 10th शेड्यूल में, जो सॉरी 9th में जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया गया था। तो जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की जाए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि रूल ऑफ लॉ यहाँ पे था यूनाइटेड किंगडम में, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से है? यूएसए से।
और इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स यानी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होएगा ये हमने यूएसए से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि रिमूवल जो है, इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ये भी, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये भी हमने कहाँ से लिया है, यानी कि रिमूवल जो होता है ये भी यूएसए से लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी हमने यूएसए से लिया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात अगर की जाए तो ये भी हमने यूएसए से लिया है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेट इन यूएसए। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ ओरिजिनेट किया था, यूएसए में। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ से है, यूएसए का है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेट इन यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जो है, ये हम यूएसए से नहीं लिए थे, ये 1935 के एक्ट से लिए थे ये, ठीक है। इंस्पायर्ड है इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहाँ से, 1935 के एक्ट से। बस इंडिपेंडेंस जुडिशरी पूछा जाए तो यूएसए मारना है, बाकी इसमें 1935, नॉट फ्रॉम यूएसए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह बात की जाती है, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दीज आर टेकन फ्रॉम यूएसए। और देखिए हम देखते हैं कनाडा। कनाडा जो है, कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, कनाडा से हमने लिया है, एक्चुअली कनाडा से जो भी चीज़ें हमने लिए हैं ये हमें यूनिटरी फॉर्म का दिखता है, मतलब ये सेंटर को पावर दे रहा होता है, ठीक है। लाइक फेडरलिज्म यानी कि क्वाज़ी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, केशी वियरे ने कहा था एक्चुअली। तो फेडरलिज्म जो है इन इंडिया, फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारा रहेगा। ये हम जो कहाँ से लिए हैं, जो हमारा फेडरलिज्म है इंडिया का, क्वाज़ी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इसमें फेडरलिज्म में हम क्या दिखता है, हमारा जो है ना स्ट्रॉन्ग सेंटर दिख रहा होता है हमारे में। ये फेडरलिज्म हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। सेंटर अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अब ये भी यूनिटरी फीचर है हमारा, सेंटर क्या करता है, अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर्स इन स्टेट्स। कनाडा का पावर है रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी पावर में किसको मिलता है, लॉ बनाने का पावर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलता है। तो ये भी रेसिडुअरी पावर की बात की जाए ये भी कनाडा का, कनाडा से लिए हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट टेक्स एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने कनाडा से लिया है। और जीएसटी जो है ये किसका भी कॉन्सेप्ट, मतलब एक्स्ट्रा लिख रखा है कि जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने कनाडा से ही लिया था, ठीक है। जीएसटी का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, कनाडा। जीएसटी फर्स्ट टाइम कनाडा ही अपना लाया था, ठीक है। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी कनाडा से लिया है। तो फेडरलिज्म, सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट, रेसिडुअरी पावर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जीएसटी, दिस आर टेकन फ्रॉम कनाडा। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड जॉइंट सिटिंग, टू हाउसेस का जो जॉइंट सिटिंग होता है ये हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। याद करने का ट्रिक होता है ऑस्ट्रेलिया वाले में, AUSTRALIA। तो एस से हम सिटिंग याद कर लेते हैं, TRA से ट्रेड याद कर लेते हैं, LI से लिस्ट याद कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जब आप बोलेंगे ना तो एस जैसे आएगा सिटिंग ध्यान आएगा, TRA जैसे आएगा तो ट्रेड ध्यान आएगा, और LI जैसे आएगा तो लिस्ट ध्यान आएगा, ठीक है। तो ये बस याद करने का तरीका है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने 3 चीज़ें ली हैं, सिटिंग, ट्रेड एंड लिस्ट। कौन सा लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट। कौन सा लिस्ट हमने लिए हैं, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिए है, ऑस्ट्रेलिया से लिए है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिए हैं, सिटिंग, ट्रेड एंड कंकरेंट लिस्ट, सिटिंग, ट्रेड एंड कंकरेंट लिस्ट। और आयरलैंड से जो है हमने क्या क्या लिए हैं, इसका भी तरीका होता है याद करने का। आयरलैंड से RED निकाल लीजिए, ठीक है। वो बार बार देखने से ध्यान में आ जाता है वैसे। तो आयरलैंड से क्या क्या होता है, RED, ठीक है, RED, ठीक है। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया था, तो पहले हम देखते हैं R से, मतलब राज्यसभा में नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स कैसे होना है वो देखते हैं। और फिर E फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होंगे एंड इलेक्शन मेथड। और देखिए इलेक्शन का मेथड हमने प्रेसिडेंट का यहाँ से लिया था, लेकिन इलेक्शन होएगा इसका हेड ऑफ स्टेट का, ये हमने यूएसए से लिया था। इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट में प्रेसिडेंट का वहाँ से लिया, लेकिन मेथड कौन सा होगा वो हम कौन सा फॉलो करेंगे, ये हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। और इम्पीचमेंट का भी प्रोसेस हमने, रिमूवल जो प्रेसिडेंट ये भी हमने यूएसए से ही लिया है, ठीक है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी यूएसए से लिया है, ये सब ध्यान रखना। और RED की बात करें तो हमने क्या देखा, R फॉर राज्यसभा में सीट का नॉमिनेशन, E फॉर इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, D फॉर DPSP, हमने जो DPSP है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से ही लिए हैं, ठीक है। अब राज्यसभा में बात करें तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ये साउथ अफ्रीका से लिया है, और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमने साउथ अफ्रीका से ही लिया है। राज्यसभा में क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है,
ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इनडायरेक्ट इलेक्शन राज्यसभा और अमेंडमेंट इन अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। ये सब हमने कहाँ से लिया? तो साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। तो RIR, तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है? RED लिया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से सिटिंग ट्रेड एंड कंकरेंट लिस्ट लिया है। और आयरलैंड से हमने लिया है राज्यसभा में सीट का नॉमिनेशन एंड इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट एंड DPSP, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। और राज्यसभा में जो इंडायरेक्ट इलेक्शन होता है और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और अब हम देखते हैं जर्मनी से हमने क्या लिया। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बात हम वेहमार कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वेहमार कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं? तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं? वेहमार कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को हम वेहमार कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? वेहमार कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को हम वेहमार कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। प्रेसिडेंट्स पावर यहाँ प्रेसिडेंट का पावर जो है इमरजेंसी लगाने का, ये हमने जर्मनी से लिया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हो जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी हमने जर्मनी से लिए हैं। प्रेसिडेंट के पावर ड्यूरिंग मतलब इमरजेंसी के जो प्रेसिडेंट के पावर जो है इमरजेंसी के दौरान वो, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हो जाते हैं इमरजेंसी में, ये सारे इमरजेंसी वाले प्रोविजंस कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से। और याद रखिएगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने कहाँ से लिया था? USA से, ठीक है। और जर्मनी से हमने क्या लिया है? प्रेसिडेंट्स पावर इमरजेंसी का और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रेसिडेंट्स पावर इन ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने जर्मनी से लिया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओके ओके। तो USSR से देखें, यानी रशिया से हमने क्या किया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 टाइप की जस्टिस की बात की गई है। तो ये आइडियल्स ऑफ जस्टिस हमने कहाँ से लिए हैं? USSR से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने USSR से लिया। 5 ईयर प्लान भी हमने USSR से लिया था। और फ्रांस से हमने क्या लिया था? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? फ्रांस से क्या लिया? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और जापान से लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो देखिए, आप ये बात ध्यान रख सकते हैं कि जापान के लोग जो होते हैं वो जो लॉ नियम होते हैं उसे नियम कानून को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, नियम वगैरह जो बने होते हैं। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है, ये हमने कहाँ से लिया है? जापान से। तो इसमें कहा जाता है एक्चुअली आर्टिकल 21 में जो है इसके राइट्स जो दिए गए हैं, वो राइट्स को कैन नॉट बी स्नेच्ड बाय पार्लियामेंट एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। पार्लियामेंट अपने आप नहीं छीन सकता, बल्कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय जो लॉ है उसके थ्रू ही बस आप ले सकते हैं आर्टिकल 21 के जो राइट्स हैं हमारे, ठीक है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया? जापान से। और फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। रशिया से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल्स ऑफ जस्टिस एंड 5 ईयर प्लान्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बात है। मनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसमें इसलिए है। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है, ये हमने 1935 के एक्ट से लिया, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और आगे देखते हैं स्वीडन से हमने क्या लिया है? आइडियल ऑफ ओम्बुड्समैन। फर्स्ट ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? पिनाकी चंद्र घोष जी। कौन फर्स्ट ओम्बुड्समैन कौन रहे हैं इंडिया के? पिनाकी चंद्र घोष। और आइडिया ऑफ ओम्बुड्समैन हमने कहाँ से लिया है? स्वीडन से। आइडिया ऑफ ओम्बुड्समैन हमने कहाँ से लिया है? स्वीडन से लिया है, ठीक है। आइडिया ऑफ ओम्बुड्समैन हमने कहाँ से लिया है? स्वीडन से लिया है, ठीक है। आइडिया ऑफ ओम्बुड्समैन कहाँ से लिया है? स्वीडन से। लोकपाल ऑफ इंडिया कहते हैं पिनाकी चंद्र घोष जी, स्वीडन। आइडिया ऑफ ओम्बुड्समैन कहाँ से लिया है? हमने स्वीडन से लिया है। फर्स्ट ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? पिनाकी चंद्र घोष। दैट्स इट, बस इतना ही था स्टॉप चैप्टर में। इस लेक्चर में हमने पूरे 3 चीज़ें कवर कर ली, प्रीएम्बल, शेड्यूल्स एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कंप्लीट हो गया।